अगर आपको याद हो हम स्टेक होल्डर्स को डिस्कस कर रहे थे और मेरे बच्चे हर रोज का काम हर रोज भी करते होंगे और फिर इसमें तो 3-4 दिन फिर आपको मिल जाते हैं अच्छे तरीके से करने के, क्योंकि देखो अभी हमारे टेस्ट नहीं शुरू है। उम्मीद है कि इन 3 दिनों के अंदर ये हमारा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब मंडे से देखें, इसका क्लास वाले दिन आपको पता कि टेस्टों का हमारी क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। अगर टेस्ट होगा तो वो कहीं किसी और टाइम पे हो रहा होगा, पता नहीं वो कौन सा टाइम होगा जो आपको टीए बता देगा। तो इंशाल्लाह होपफुली मंडे को आपका इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर इस वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। है मंडे को कोई दिक्कत नहीं, मंडे को बाकी क्लासें होंगी, पता है ये नहीं होनी, लेकिन टेस्ट का क्या है इससे लेना देना। नहीं बेटा, स्टेक होल्डर्स को डिस्कस किया था, 2 तरह के स्टेक होल्डर मेन थे, एक हमारे इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और फिर हमने डिस्कस किया था इन्हीं में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनके साथ हमारा कोई खास ताल्लुक होगा, उनको हम कनेक्टेड स्टेक होल्डर कहेंगे। और फिर इन्हीं स्टेक होल्डर्स को मेरे बच्चे एक एक करके हमने डिस्कस करना है, और एक एक करके हर एक बंदे की अलग अलग इंटरेस्ट होगी। यार बचपन में हमने डिस्कस किया था है कि इनके इनके दरमियान, बचपन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो चीज पहले डिस्कस आदत बन गई है, यार मैं क्या करूँ मुझे पता ही नहीं चलता है। बस बच्चों को मैंने शुरू शुरू में ना बच्चों को तंग करने के लिए कहता था ये, और उसके बाद वो जिसको कहते हैं ट्रेडमार्क ही बन गया है। बचपन में हमने ये कहा था, अब मुझे भी नहीं पता चलता मैंने ये लफ्ज बोल दिया है, लेकिन जो वक्त गुजर गया तकरीबन वो बचपन ही है मेरे बच्चे, उसके बाद बुढ़ापा ही है। लेकिन बरत तो हमने डिस्कस किया था कि ये बड़े सारे स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और बात का हमें फैसला करते वक्त आपको पढ़ाई क्यों जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि आपको फैसला करते वक्त इनके मफाद आपस में टकराएंगे, और उन मफाद में क्या करना होगा, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा है? एक का सोचते हुए आप किसी को नुकसान कर रहे होंगे, किसी का नुकसान करते हुए आप किसी का भला कर रहे होंगे हैं, लेकिन फिर आप सोचना ये है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब डिसीजन करेंगे उससे होगा ऐसे ही है। किसी का अब देखो ना, हमने ला के ये 4 क्या होते हैं ये, नहीं नहीं इनके उनके वो क्या पाउंड पाउंड होते हैं ना, पाउंड्स बोलते हैं इनको, टन, हाँ टन होते हैं, सॉरी पाउंड तो केक होते हैं, टन होते हैं। तो वो मान लो कि यहाँ पे आप लोगों के इस क्लास के तापमान को देखते हुए दिक्कत होती थी कि यार बच्चे देखो गर्मी, क्योंकि मौसम ज्यादा ही हो गया गर्मी इस दफा, अदरवाइज तो 6 एसी लगा रखे थे ऑलरेडी, लेकिन उनमें जरा थोड़ी सी बेचारे इतनी गर्मी, बाहर आग बरस रही हो तो बेचारे जो बाहर ऊपर वो जो प्रोसेसर वगैरह जो भी ऊपर क्या कहते हैं उनको, आउटडोर है, तो वो मैं कोई इलेक्ट्रीशियन तो है नहीं मेरे वैसे है, हर बंदे कि जैसे जिसका काम उसी को साझे है। अब मुझे इन चीज़ों का पता ना है, मैंने कभी कभी पता रखने की कोशिश की, अपने दिमाग को कभी ओवरलोड नहीं किया है, काम की बात नहीं। लेकिन सर ये देखो ना, शर्मिंदगी भी तो होती है ना इस तरह, नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं, ये मेरे काम की चीजें हैं नहीं। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने कतई शर्मिंदगी में जब मैं पूछूंगा वो नहीं बतानी, ये सारा पता है आपको तो ये शर्मिंदगी है। खैर, तो वो 4 टन का लाके वो लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ट्रेड ऑफ हुआ है, जब ट्रेड ऑफ किस चीज का हुआ है, अब आप लोगों के तो फायदा हो गया है। हमने यहाँ पे अपने देखो, हमने डिस्कस किया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मालिक हकीकत में कौन होता है, कस्टमर, याद है वो बात। और अगर आप लोग हमारे मान लो कि थोड़ी बहुत आप यहाँ पे दिक्कत महसूस करोगे, उस दिक्कत को खत्म करने के लिए इतना बड़ा लाग रखते, अब जब बिल आएगा ना है, उसमें बेचारा फंसेगा कौन, मालिक है। यानी कि अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ हुआ है, एक का भला सोचा तो दूसरा फंस गया। लेकिन करना था यहाँ पे, देखना ये था कि और कौन से ऐसा फैसला है जो सीएफई के लिए बेहतर है, वो मालिक को बचाना है या अपने कस्टमर्स को बचाना है। तो फिर यही फैसला हुआ कि भाई फिलहाल हम क्या करेंगे, अपने इन इन छोटे छोटे मालिकों को बचाएंगे। तो स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है, तो मेरे बच्चे अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था बचपन में, बल्कि बहुत ज्यादा पुरानी बात बनी नहीं है इधर। हमने कहा था वो बंदा जो किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो, वो स्टेक होल्डर भी है और शेयर होल्डर भी है। लेकिन इसके अलावा जितने लोग भी और भी लोग हैं, चाहे इंप्लॉइज हैं, चाहे कस्टमर हैं, चाहे उसके सप्लायर हैं, बायर हैं, कोई भी हैं, वो सारे उसके स्टेक होल्डर हैं। यानी कि हर शेयर होल्डर, हमने ये पढ़ा था, हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। क्योंकि देखो, अगर आप ही मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा है, अगर आप सीएफई के शेयर्स खरीद लेते हो तो आप सीएफई के शेयर होल्डर भी हो, स्टेक होल्डर भी हो, यानी कि आपने दोनों खसूसियात हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस, हाँ ये जस्ट स्टेक होल्डर है, ये शेयर होल्डर नहीं है। यानी कि स्टेक होल्डर जस्ट स्टेक होल्डर है, और शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी है। और वो स्टेक होल्डर जो शेयर खरीद ले, मतलब वो उसमें ये खसूसियत आ जाएगी, वो स्टेक होल्डर भी और शेयर होल्डर भी। खैर, शेयर होल्डर पास इतना दिमाग में रखें, जिसके पास शेयर्स हो, जिसके पास शेयर्स हो वो मालिक है, उसका इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, वो स्टेक होल्डर भी है। ले बेटा, तो इसमें जब हमने पढ़ना शुरू किया था इंटरनल स्टेक होल्डर्स को, ये लाइनें पढ़ ली थी हमने, ये पढ़ ली थी। उसके बाद ऑनर को डिस्कस करना शुरू कर लिया था, ये तकरीबन पढ़ लिया था।
याद हो आखिर पे जज्बाती बातें कि कोई बंदा क्यों अपना काम करता है। तो शायद उसके बाद हमने ये भी थोड़ा सा देख लिया था, द फर्म्स हैव ग्रोन बाय इशूइंग शेयर्स, याद है थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है कंपनी शेयर इशू कर लेती है। अगरचे ये चैप्टर 4 के अंदर हम बड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना मेरे बच्चे पिछले कॉन्सेप्ट और अच्छे होते जाएंगे। आप परेशान नहीं होना कि पता नहीं चीजों की यहाँ पे समझ नहीं आ रही, ये पहले नंबर पे तो यहीं पे आनी चाहिए समझ। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुई भी थोड़ी बहुत, इंशाल्लाह अगले उसमें जाके चैप्टर्स में वो चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया था। और जाते जाते हाँ ये हमने डिस्कस किया था कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है। हमने कहा था ऐसा बंदा जो उस कंपनी के शेयर खरीद के बैठा हो वो शेयर होल्डर भी है, स्टेक होल्डर भी है। लेकिन उसके अलावा हर वो बंदा जिसकी उस कंपनी में इंटरेस्ट है किसी भी तरह की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो स्टेक होल्डर है। तो हर शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होता है और हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। बस ये अल्फाज देते हैं कि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। वो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होगा जिसने शेयर भी खरीदे हो सादा, यानी कि शेयर होल्डर सिर्फ बंदा शेयर खरीदने से बनता है और कोई तरीकाकार नहीं होता शेयर होल्डर बनने का। लेकिन स्टेक होल्डर बंदा किसी भी तरीके से बन सकता है अगर उसकी उस कंपनी में किसी भी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये पढ़ा था कि नहीं, यहां से मेरा ख्याल कहता कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टू मेक, यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क रखिएगा। ए स्टेक होल्डर इज एनीवन हु हैज एनी टाइप ऑफ स्टेक इंटरेस्ट इन ए बिजनेस, यानी कि स्टेक होल्डर तो हर वो बंदा होगा जिसका किसी भी तरह का उस बिजनेस में इंटरेस्ट हो। व्हाइल ए शेयर होल्डर, जबकि शेयर होल्डर इज समवन हु ओन शेयर्स इन ए बिजनेस एंड देयर बाय हैज एन इक्विटी इंटरेस्ट, यानी कि ये भी स्टेक होल्डर है और इसकी इंटरेस्ट किस तरह की, इक्विटी। और इक्विटी इंटरेस्ट क्या होती है, एक होती है डेट इंटरेस्ट, एक होती है इक्विटी इंटरेस्ट। डेट इंटरेस्ट क्या होगी, जब किसी ने उधार दिया हो कंपनी को, उसकी इंटरेस्ट, जैसे बैंक है, बैंक से आपने लोन लेकर बिजनेस में लगाया हुआ है, वो उसकी भी इंटरेस्ट है बैंक में। अब आपका बैंक का दिल करेगा या दुआएं करेगा बैंक कि ये कंपनी डूब जाए, नहीं, उसका पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, उधार दिया हुआ, उसको पता है ये कंपनी डूबी, मेरा उधार भी डूब जाएगा। है तो यहाँ पे क्या होगा, उस बैंक की जो इंटरेस्ट है उसको बोलेंगे डेट इंटरेस्ट, उसने उधार दिया है। और जो बंदा मालिक बनने के लिए पैसे देता है बिजनेस को, उसको कहते हैं इक्विटी इंटरेस्ट है। अब वो मालिक है, उसकी इक्विटी उसने यहाँ पे लगा रखी है, कैपिटल लगा रखा है उसके अंदर पैसा। अच्छा, कैपिटल तो कोई भी वैसे पैसा होता है, एक बड़ी कॉमन वो टर्म होती है, लेकिन पर जो मालिक ने पैसा दिया हो उसके लिए लफ्ज हम मोस्टली बोल दिया करते हैं कि ये इक्विटी या कैपिटल, यानी कि वो मालिकों वाले पैसे देके, कैपिटल देकर वो मालिक बना हुआ, वो शेयर होल्डर भी है और स्टेक होल्डर भी है। इन लार्ज कंपनी द मेन शेयर होल्डर्स आर नॉट यूजुअली इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन। अच्छा देखो, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी में मेरे बच्चे जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, देखो कंपनी का स्ट्रक्चर होता ही क्या है ना, मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ। जब इंशाल्लाह आगे आगे जाएंगे, जब आएंगे चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो कि ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग मिलकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। इन्होंने सोचा कि जब हम कारोबार करेंगे, इस कारोबार को ऐसा कर लेते हैं, कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर लेते हैं। कंपनी कारोबार करने का खास तरीकाकार है। देखो, कारोबार अगर करना चाहो तो सोल ट्रेडर के तौर पे भी कर सकते हो, पार्टनरशिप के तौर पे भी, और कंपनी, 3 ही तरीके का है कारोबार करने के लिए। इन्होंने सोचा कि नहीं, सोल ट्रेडर वाला मामला तो रहा नहीं, हम 3 लोग, उसके बाद दूसरा पार्टनरशिप नहीं करनी यार, पार्टनरशिप में बंदा रुल जाता है, वो बताएंगे कैसे रुल जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी में बंदे नहीं रुलते मेरे बच्चे, जो मालिक नहीं रुलते, याद रखिएगा। जब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन लोगों ने मान लो कि ये एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो चाहते हैं इस बिजनेस को कंपनी बना के, कोई भी बिजनेस आप कंपनी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि CFE है, इसको आप कंपनी बना लो। आपने मान लो कि गोलगप्पों की रेडी लगा रखी है, उसको कंपनी बना लो, कोई दिक्कत। हाँ, ये ना समझना कि खुदा ना खासा सर ये क्या कर रहे हैं, जो मर्जी कारोबार करने जा रहे हो आप, क्या कर लो, उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाओ। तो उसमें होगा क्या, जिस दिन आप उस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लो, उसका रजिस्ट्रेशन का एक तरीकाकार होता है, वो हम बड़े होंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या उसको इनकॉर्पोरेट कहते हैं या रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्टर करवाने के बगैर कंपनी नहीं बनती। पार्टनरशिप रजिस्टर कराओ ना कराओ बन जाती है, सोल ट्रेडर रजिस्टर कराओ ना कराओ बन जाती है। पार्टनरशिप के लिए भी मेरे बच्चे कहीं पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है, वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है और कानून की निगाह में वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और वो कहीं पर रजिस्टर्ड भी नहीं होते और ना ही उनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत होती है। लेकिन कंपनी कभी भी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं बनती। और जिस दिन ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई, उस दिन कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। हाँ बिल्कुल, इंसान बन जाती है। और ये इंसान मेरे बच्चे ऐसा इंसान, इसको हम लीगल पर्सन भी कहते हैं और इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। सर इसको लीगल पर्सन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी निगाह में इंसान नहीं है, हम तो इंसान को इंसान नहीं समझते, ये फिर पता नहीं कहां से आ गया इंसान है। कानून ने हमें चपेड़े कराई, अब मैं कह रहा हूं इसको इंसान कहो, है हमने फिर इसको इंसान माना है। पहले हम इसको कह नहीं रहे, इंसान नहीं, इधर को मुंह कर लेते, नहीं इंसान नहीं, तो कानून ने इधर से चपेड़े कराई, इधर मुंह कर, इंसान माना इसको। हमने कहा सर आपने कहा, आपने तो इतने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई सर,
हैं? तो सर मेरी तो औकात ही क्या है सर, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये इंसान है। तो इसको इसको इसलिए मेरे बच्चे क्या लफ्ज बोलते हैं, लीगल पर्सन। ऐसा पर्सन जिसको कानून ने कहा कि इंसान मानो, तो हम इंसान मान रहे हैं, अदरवाइज हम कभी भी ना इसको इंसान मानते। और या इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कह देते हैं, ऐसा इंसान जो हमने खुद बनाया, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, बल्कि क्या किया, इंसान ने आगे इंसान बनाया है। इसलिए लफ्ज इसके लिए क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। है ये पूरा इंसान, इंसानों जैसे राइट्स, लेकिन ये नहीं, अब कुछ इसमें जैसे मान लो ये शादी नहीं करती कंपनी, कंपनी को सजाए मौत नहीं होती, क्योंकि फिजिकल वजूद नहीं है ना मेरे से। ये ना हो कि आज अब सर वो जनाजा है किसी का, किसका, वो फलानी कंपनी मर गई। नहीं मेरे बच्चे, ये बिल्कुल समझ लो अल्लाह भुट्टो की तरह, ये नजर नहीं आती, जिंदा भी है और नजर भी नहीं आती, जैसा भुट्टो जिंदा है। आप चाहे सिंध में, वहां पे भुट्टो जिंदा है, आपको जगह जगह पे मिलेगा, है? कहीं पे आपको साया देगा, दरख्त ऊपर करेगा आपके लाके, कहीं से पानी पिलाएगा आपको, है? यानी कि सिंध का जो भी वासी आपकी जो खिदमत कर रहा हो, एक्चुअली वो बंदा नहीं है, वो भुट्टो है। खैर, तो ये अच्छा, इस इंसान के वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसान के होते हैं, बिल्कुल आम इंसानों की तरह इसके भी बच्चे राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब अगली बात आती है, सर ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद नहीं चल सकता, इसको चलाने के लिए हमें जिंदा इंसानों की जरूरत होती है। जिंदा इंसान मतलब वो जो आम नेचुरल पर्सन है, लफ्ज हम जिंदा इंसान नहीं बोलेंगे उसके लफ्ज, क्योंकि कंपनी जब जिंदा हो वो भी जिंदा इंसान, जब तक डिजॉल्व ना हो। तो इसके लफ्ज हम बोल रहे हैं नेचुरल पर्सन, इसको चलाने के लिए हमें मैनेज करने के लिए जरूरत होती है नेचुरल पर्सन की, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है। वो जो नेचुरल पर्सन इसको चलाने के लिए हम अपॉइंट करते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस कंपनी को जो मैनेज करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये हमारी स्वार्थ नहीं होती, हमारी ख्वाहिश नहीं होती या मर्जी नहीं कि हम किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट करें या ना करें, ना ना। जब कंपनी बड़ी, कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आपने लाजमी तौर पर उसके डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। फिर जब बड़े होंगे इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा कि किस कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, ज्यादा जितने मर्जी अपॉइंट कर लें, लेकिन कम से कम की भी कानून की रिक्वायरमेंट है कि इस कंपनी में फलानी में कम से कम इतने डायरेक्टर लाजमी होने चाहिए। अब अगली बात आएगी, ये डायरेक्टर कौन से हैं, ये नेचुरल पर्सन, देखो ये इसको इंसानों वाली शक्ल है, इसकी इसकी देखो ये रोबोट वाली शक्ल है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी कि एक रोबोट को कभी भी अब मैनेज करने के लिए रोबोट अपॉइंट नहीं किया जाता है। ये नहीं कि कंपनी को मैनेज करने के लिए हम कंपनी अपॉइंट करें, ऐसा नहीं होता। कंपनी को चलाने के लिए कौन होते हैं, जिंदा इंसान, नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन, फिर अगली बात, ये नेचुरल पर्सन कहां से अपॉइंट किए जाते हैं, शेयर होल्डर, हमेशा शेयर होल्डर में से। हाँ, बाहर से भी बात का कुछ एक्सेप्शन होती हैं, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हम बाहर से लाके अपॉइंट कर देंगे, भाई आप भी डायरेक्टर बन जाओ, है? क्योंकि ये तो अपनी ही कंपनी के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये तो हर रोज कंपनी के मामलात को चला रहे हैं, इनको बाहर के हालात का नहीं पता है। आओ आप बाहर से, हम कुछ लोगों को लाके कंपनी के डायरेक्टर बना देते हैं। तो इसलिए लफ्ज ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी के बात का, किसी कंपनी में कुछ शेयर होल्डर हैं वो डायरेक्टर बन जाते हैं, बात का कुछ कंपनी में शेयर होल्डर डायरेक्टर, यानी कि बात का कंपनी में जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर में से अपॉइंट कर दिए जाते हैं, या बात का कुछ बाहर से भी लाके अपॉइंट कर दिए जाते हैं। डायरेक्टर कौन होते हैं, वो नेचुरल पर्सन जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं। ये छोटी सी बात अभी याद रखिएगा ताकि इस लाइन की आपको समझ आ जाए। कहता है कि इन लार्ज कंपनीज द मेन शेयर होल्डर्स आर नॉट यूजुअली इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट। यानी कि देखो, हजारों सैकड़ों एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब ये थोड़ी है कि डायरेक्टर भी हम सारे के सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, नहीं नहीं। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, यहीं पे हमारे सिलेबस के अंदर, पार्टनरशिप में हर पार्टनर का हक होता है वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सारे के सारे पार्टनर। क्योंकि कभी भी कोई पार्टनरशिप 20 लोगों से ज्यादा की हो ही नहीं सकती है। जब 20 से ज्यादा लोगों की हो नहीं सकती, अनलेस कि वो प्रोफेशनल्स की फर्म हो, वो देखेंगे, तो 20 तक लोग तो भाई मैनेजमेंट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब वो जिम्मेदार हैं उसके सारे चीजों के लिए। अच्छा, एक पार्टनर, मान लो कि हम सब लोग सीएफई के पार्टनर हैं, हम में से कुछ लोग और मुल्क में बैठे होंगे, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अगर सीएफई में कुछ गलत हुआ, जिम्मेदार वो भी होंगे, क्योंकि वो पार्टनर है। फिर पार्टनर कहता है कि जब मैंने भुगतना है, या पे कुछ गलत हुआ, तो मैं मैनेजमेंट का भी हिस्सा बनूंगा और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। यानी कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर का हक होता है वो पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में शामिल हो सकता है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी एक ऐसी है जिसमें सैकड़ों हजारों शेयर होल्डर है। मेरे बच्चे, ये नहीं कि हम सैकड़ों हजारों को क्या कर देंगे, डायरेक्टर बना देंगे। भाई आप मालिक हो, डायरेक्टर वो लोग हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, आओ आप कंपनी को भी मैनेज करो, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। फिर हम क्या करते हैं, उसमें से चंद लोगों को उस कंपनी के डायरेक्टर बना देते हैं। तो इसका मतलब कुछ शेयर होल्डर को मौका मिल जाता है डायरेक्टर बनने का, कुछ को नहीं मिलता। ये नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसे तो जाओ आज ही आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एंग्रो लिमिटेड के शेयर खरीद लो, कल ये ना हो कि मोहल्ले में आप कहते फिर रहे होंगे मैं एंग्रो का डायरेक्टर हूँ, नहीं मेरे बच्चे, आप जस्ट शेयर होल्डर हो, और उसकी भी पता नहीं क्या औकात होगी, क्योंकि उसके अरबों शेयर है। याद रखोगे इस बात को। उसमें से आपने 200 शेयर खरीदे, या 200 रुपए के खरीदे 2 शेयर, या शायद 1 महीना मिला, ठीक है, बेहतरीन। कहते कि आल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन, यानी कि कुछ जगहों पे बाहर से लोग आएंगे,
या इन्वॉल्व होंगे। शेयर होल्डर इन ए लार्ज कंपनी आर यूजुअली इन्वेस्टर्स, जाहिर बात है मेरे बच्चे, वो जो बंदा पैसा लगा रहा था वही शेयर होल्डर, वही इन्वेस्टर, सीकिंग टू अर्न रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और अच्छा, अगली बात आएगी कि सर शेयर होल्डर को जब वो पैसा लगाता है कंपनी में, उसको मिलता क्या है? मेरे बच्चे, एक तो उसको ये मिलता है कि उसने शेयर्स खरीद रखे हैं। ये शेयर्स ऐसे ही होते हैं जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप प्लॉट खरीद लेते हो ना, उसी तरह समझ लो। पता है जो हाउसिंग सोसाइटी का जो प्लॉट होता है, वो एक हाउसिंग सोसाइटी को हिस्सों में डिवाइड किया होता है और उसके एक हिस्से को प्लॉट कहते हैं। एक कंपनी को जब आप हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उसके एक हिस्से को शेयर कहते हैं। जब आप उस कंपनी के जितने शेयर खरीदते हो, ऐसे ही है जैसे आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में इतने प्लॉट खरीद लिए, उतने का आप मालिक बन जाते हैं। फिर बदले में मेरे बच्चे, हाउसिंग सोसाइटी में आपको बदले में क्या मिलता है? और एक तो आपको प्लॉट मिल गया, कल उस प्लॉट की जो कीमत बढ़ेगी उसका आपको फायदा होगा। लेकिन शेयर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, उसमें मिलेगा क्या? एक तो जो शेयर्स आपने खरीद के रखे होंगे उनकी वैल्यूज बढ़ रही होती है मार्केट के अंदर, एक तो वैल्यू बढ़ने का फायदा। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे, जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट में से मेंबर्स को जो पैसा दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, उसके लफ्ज आगे पड़ेंगे डिविडेंड। तो मेरे बच्चे, इनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, लॉस में से नहीं होता। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं सादा अल्फाज में। तो दो चीजें मिल रही होती हैं शेयर होल्डर्स को, क्या? एक तो प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड, और दूसरा शेयर्स की वैल्यू का बढ़ना। ये दो बेनिफिट्स के लिए कोई भी बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही? क्योंकि बच्चे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे, है ना? उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। वक्त वक्त की बात है, कभी गर्मी में कभी ठंड में है। लेकिन इससे दिक्कत कोई नहीं, कम से कम वो गर्मी में तो पढ़ा ही नहीं जाता। और ये सारा हुआ मामला, ये भी ऊपर कर देंगे, उसमें बंद ही कर दी। बेहतरीन, यही हम चाहते हैं। सही बात है। अब देखो, जबरदस्ती ना वो करे, अपने सुकून अपने देखो। अगर आपको भी ठंड लग रही हो तो देखने बंद कर दें उसको, सच्ची कह रहे हैं, देख लो। अब मेरा तो देखी जा रहा हूँ, ऐसी देखो ठंड लग रही है नहीं लग रही, इट्स ओके, चल ठीक हो। नहीं नहीं, देखो मेरे से अल्लाह माफ करे, यहाँ पे गुस्से वाला मामला तो किसी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। ना हमारी मैनेजमेंट कभी किसी बात पे गुस्सा करे, ना हमारे टीचर किसी बात पे गुस्सा करें, और ना ही हमारे बच्चे कभी किसी बात पे गुस्सा करें। एक एक इंतहाई, एक आगे हमारे पास एक खूबसूरत मंजिल है, उस मंजिल तक जाने के लिए मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं हम लोग। एक दूसरे पे गुस्सा होने से मेरे बच्चे यहीं पे रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाएंगे, हैं? तो इसलिए मेरे बच्चे, ये तो है ही नहीं। जब मंजिल बड़ी हो तो छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही इग्नोर कर देता बंदा हंस के। कहता है कि शेयर होल्डर लीव द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। मालिक शेयर होल्डर कहलाते हैं, और उन्हीं मालिकों में से कुछ लोगों को हम क्या करेंगे? डायरेक्टर बना देंगे। तो वो क्या बन जाएंगे? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो शेयर होल्डर। अच्छा देखो, हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हुए सीएफई के शेयर होल्डर्स हैं, हमने क्या किया? अपने अपने में से, शेयर होल्डर में से, इन ये जो बच्चे बैठे हुए हैं 8 बच्चे, इनको हमने सीएफई के डायरेक्टर बना दिया। हमने एक्चुअली क्या किया? इन 8 बच्चों के ऊपर एक अजाफी जिम्मेदारी दे दी। अब ये शेयर होल्डर भी हैं और साथ क्या है? हाँ, डायरेक्टर भी है। कल अगर मान लो कि इनकी हरकतों की वजह से हमने इनको डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया, शेयर होल्डर रहेंगे लेकिन डायरेक्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक अजाफी ओहदा दिया था जिसकी कुछ जिम्मेदारियां थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं पूरी की, तो हम ये ओहदा क्या कर लेंगे? इनसे वापस ले लेंगे। खैर, कहता है कि शेयर होल्डर लीव द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम। यानी कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि उनके नीचे ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग है, सीएफओ है, कुछ इस तरह के लोग। कह रहे हाउएवर दे माइट बिकम मोर क्लोजली इन्वॉल्व इन द कंपनी। हाँ, ये नहीं कि पैसा लगा के छोड़ देते हैं, वो शेयर होल्डर ध्यान रखते हैं, वो देखते रहते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है। और अगर कोई डायरेक्टर ऐसी वैसी हरकत करता है, उसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अभी मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग के अंदर उस डायरेक्टर को अपॉइंट किन्होंने किया था? शेयर होल्डर ने। तो जो अपॉइंट कर सकता है वो क्या कर सकता है? रिमूव भी कर सकता है। हाँ, डायरेक्टर भी रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बराबर के लोग हैं, सब डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर रिमूव नहीं कर सकता। उसको रिमूव करने के लिए कौन आएंगे? शेयर होल्डर। कहते हैं कि however they might become more closely involved in the company and try to influence the decision of the director। डायरेक्टर अगर ऐसा फैसला करने जा रहे होंगे जहां पे शेयर होल्डर का फायदा नहीं होगा, वो कहेंगे ओए कल रहना कि नहीं यहाँ पे? डायरेक्टर उसको कहेगा सर क्यों नहीं रहना, तो सोच के फैसला कर। अब देखो, डायरेक्टर सोचें, शेयर होल्डर सोचेंगे हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा है, लेकिन डायरेक्टर्स को हमने कहा होता है जितनी कंपनी ग्रो करेगी ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कंपनी कैसे ग्रो करेगी? उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोलें, उसकी नेशनल मल्टीनेशनल उसकी ब्रांचेस खोलें, हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करें। डायरेक्टर की कोशिश होगी जितना प्रॉफिट आए ना दोबारा बिजनेस में लगाओ। जितना बिजनेस ग्रो करेगा उतना डायरेक्टर्स को फायदा है, और कल उन्हीं डायरेक्टर्स की प्रोफाइल अच्छी होगी, वो कहेगा फलानी बंदे की डायरेक्टरशिप में इस कंपनी ने इतना ग्रो किया है।
और कल उसको कहीं और से भी मान लो कि लोग बड़ी सारी ऑफर्स करेंगे, है तो अब यहाँ पे डायरेक्टर सोचेगा कंपनी ग्रो करे, पैसा कमाओ, कंपनी में लगाओ, है उधर डायरेक्टर के बच्चे, शेयर होल्डर के बच्चे जवान हैं, उन्होंने शादियां करनी है, उनकी तालीम का खर्चा लगाना है, वो कह रहे हैं हमारे घर में डिविडेंड है, और डायरेक्टर जो कमा रहे हैं वो बिजनेस में लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये पैसा जो प्रॉफिट आता है ना, एक और चीज मैं बता दूं, जो प्रॉफिट आया हो 100% डायरेक्टर की मर्जी होती है, हमने उसका करना क्या है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या दोबारा पैसा बिजनेस में लगा दें। अगर डायरेक्टर प्रॉफिट आए डिविडेंड नहीं देना चाह रहे, शेयर होल्डर की मजाल ही नहीं कि उनको कहेंगे हमें डिविडेंड दो। हाँ, एक मजाल है, उनको पकड़ के निकाल दो, हाँ वो अलग मामला है। लेकिन ये देखो, मैनेजमेंट किनके सपोर्ट कर दिया हमने, डायरेक्टर के, फिर मैनेज उन्होंने ही करना है सारा कुछ, आप उनको उसमें अमल दखल नहीं कर सकते। अब देखो, ये मुल्क किसका है, आपका है, लेकिन औकात देखो क्यों, क्योंकि आपने मुल्क को चलाने के लिए किसके सपोर्ट कर दिया, डायरेक्टर्स के, है। यहां से आपने बड़े सारे एमएनएस एमपीएस सिलेक्ट करके आगे भेज दिए, इलेक्ट करके। अब उन्होंने अपने में से कुछ और लोगों को इलेक्ट कर लिया कि चले आप वजीर और वजीर आजम और वजीर आला, ये लोग अब मामला को चलाएंगे, हैं। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, कल इनको रिमूव कर सकते हो, कैसे, इनको वोट ना दे। बाकी अब जो इस मुल्क में टैक्स इकट्ठे कर रहे हैं या करने हैं आप लोगों से या नहीं, आप लोगों को क्या सहूलतें देनी है, उनकी मर्जी है नुमाइंदे आपके, इलेक्ट आपने किए हैं, मुल्क चलाते वक्त क्या मजाल आप बीच में बोल रहे हैं, नहीं तो डाला आ जाएगा यहाँ पे हैं वो आपके नौकर हैं। लेकिन हमारी हालत देखो उन्होंने कैसी कर रखी है। सेम मामला डायरेक्टर्स का भी है। आपने जब डायरेक्टर मुंतखब कर दिया, वो पूरी कंपनी के समझो कि मैनेजमेंट के लिहाज से वो मालिक है, वो जैसे मर्जी मैनेज करें। देखो प्रॉफिट आया, उसमें से मेंबर को देना है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। और बात का इस दफा प्रॉफिट आया, सारा पैसा उठा के बिजनेस में लगा दी, यार आगे बढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग के अंदर रिजर्व होते हैं कंपनी में, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो या लायबिलिटीज पे करनी हो, उसके लिए डायरेक्टर का उसका भी बंदोबस्त करके रखते हैं। रिजर्व में सारा प्रॉफिट आया, रिजर्व में फेंक दी, शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया। तो ये सारे फैसले कौन करेगा, डायरेक्टर्स। हाँ, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, व्हेन दे फील दैट देयर इंटरेस्ट आर थ्रेटन्ड, उनको लग रहा हो हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहे, ये तो अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे, ठीक है फिर तैयार हो जाओ, हम आपको रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स माइट एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग, उनके क्या कंसर्न होंगे, क्या इंटरेस्ट है। देखो हम पढ़ गए ना स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर कोई बंदा होगा इंटरेस्ट की बेस पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो मालिक हैं, इन मालिकों की या शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट क्या होती है किसी कंपनी में, किस तरह के कंसर्न होते हैं। कहता है कि फॉलिंग प्रॉफिट एंड फॉलिंग शेयर प्राइस, इंटरेस्ट ये होगा कि इनके शेयर्स की वैल्यू गिरे ना, और प्रॉफिट्स बढ़े और शेयर्स की वैल्यू बढ़े, ना तो प्रॉफिट्स कम हो और ना ही शेयर्स की वैल्यू गिरे, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू मेरे बच्चे ये डिपेंड कर रही होती है इसके साथ, कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, है। जैसे हाउसिंग सोसाइटी होती है, हमारे इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी थी, है, ऐसे गार्डन के नाम से, है, ये मुरीदके के साथ ही। तो वो शुरू शुरू के अंदर जितने इस साइड पे कामों की, मुरीद के, सादों के जो भी थे, ये छोटे छोटे शहर थे, ये लाहौर के जरा करीब था। उन्होंने कहा कि नया लाहौर बसने जा रहे हैं, लोगों ने धड़ाधड़ करके, पेंडू लोग हमारे जैसे धड़ाधड़ करके आगे वहां पे, हम नए लाहौर में जा रहे हैं, उन्होंने प्लॉट खरीद लिए। जैसे ही प्लॉट खरीदे वहां पे सैलाब आ गया, सारी सोसाइटी डूब गई। अब वो बेचारे वहां पे किश्तियों लेके बैठे हुए कि कोई प्लॉट खरीद ले, पागल है कोई बंदा तेरा प्लॉट खरीदेगा, है। अब वहां पे पूरी सोसाइटी डूबी पड़ी है, और अब लोग सस्ते में प्लॉट बेच रहे हैं, लोग सस्ते में नहीं खरीद रहे। और कभी सैलाब उससे पहले भी नहीं कभी आया था, मजे की बात, उसके बाद भी कभी नहीं आया, लेकिन लोग तो रुक गए ना बेचारे, उनके प्लॉट्स की कीमत गिर गई। सेम मेरे बच्चे, ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा शेयर्स की वैल्यू, है। अब वहां पे इतने महंगे प्लॉट खरीदे क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी बड़ी खराब थी, वो पानी घुस गया उसके सोसाइटी के अंदर, है। उन्होंने कहा कि ये तो फारिग है। तो यहीं पे मेरे बच्चे, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स की वैल्यू गिरेगी। तो एक तो इनकी ये खास होगी कि शेयर्स की वैल्यू गिरे ना और प्रॉफिट्स कम ना, यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा हो, शेयर्स की वैल्यू, दोनों प्रोपोर्शनली एक दूसरे से इंटरलेट कर रहे हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप कह लो। लोअर डिविडेंड पेमेंट्स, ये इनका कंसर्न ये होगा कि हमारे जो डिविडेंड आते हैं ना घरों में बैग भर भर के, वो कभी कम ना हो, ये बड़े ही कभी कम ना हो। उसके बाद ए प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन ए मेजर प्रोजेक्ट वेयर द बिजनेस रिस्क इज हाई, डायरेक्टर कह रहे हैं सर वो फलाना कारोबार कर लें, वो कहेंगे खुदा का खौफ कर, वो तो बड़ा रिस्की कारोबार है। सर कोई रिस्क तो फिर लेना ही पड़ता है, कह रहे ज्यादा दफा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसे का मालिक कौन है एक्चुअली हकीकत में, शेयर होल्डर, और डायरेक्टर उसको मैनेज कौन कर रहा है, पैसे को, डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर का क्या जाना है, कहीं पे लगा देंगे पैसा, डूब गया तो उनको पता लगे, हमने कहा था आपको डूब भी सकता है, चल भी सकता है काम, है। अगर डूब गया तो सर रिस्क तो है, लेकिन अगर चल जाता तो फायदा भी है।
इसलिए मेरे बच्चे डायरेक्टर की कोशिश होगी जितना, देखो ये तो वैसे हमने डिस्कस किया था, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा बेनिफिट। कहीं पे कोई रिस्की कारोबार होगा, जैसे मान लो कि अभी स्टील मिल बिक रही है, उसका मालिक को कोई मान लो कि खरीदार नहीं मिल रहा है, अब उसको स्कैम में बेचने जा रही है गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब ये कि अगर हो सकता है आप में से कोई बंदा कहे यार हम ये रिस्क ले लेते हैं, हम स्टील मिल को खरीद लेते हैं, है तो रिस्की काम, लेकिन कल कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, या हो सकता है जो लगाओ वो सारा डूब जाए। अब डायरेक्टर्स की कोशिश होगी कि हम डिफरेंट तरह के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कारोबार हैं, वे द बिजनेस रिस्क हाई है, वहां पे हम पैसा लगा दें। लेकिन शेयर होल्डर का कंसर्न होगा, ना ना भैया, अगर वहां पे पैसा लगाया अगर डूब गया, वो एक्चुअली पैसा हकीकत में किनका है? शेयर होल्डर का। डूबे के तो वो बेचारे, अगरचे डायरेक्टर भी शेयर होल्डर है, लेकिन वो 100% के शेयर होल्डर तो नहीं ना होते। ए प्रपोज टेक ओवर बिड फॉर अनदर कंपनी और फ्रॉम अनदर, एक कंपनी हम खरीदने जा रहे हैं, एक चलती हुई कंपनी और हम खरीदने जा रहे हैं, वहां पे भी शेयर होल्डर का कंसर्न होगा, यार अगर इसको मान लो कि वो बिक्री है, उसमें कोई मसला होगा तो बिक्री है ना, और हम उसको खरीदने जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि वो कंपनी डूबते हुए हमें भी ले डूबे, है, या कोई और बंदा हमें खरीदने पहुंच गया है, तो ये भी मेरे बच्चे कंसर्न है, यानी कि हमें कोई खरीद रहा है, या हम किसी को खरीद रहे हैं। दोनों चीजों में ये भी परेशानी हो सकती है कि किसी को खरीद के हम ना डूब जाए, या कोई हमें खरीद ले और हमें डुबो ना दे। ये होगा मेरे बच्चे, हैं, देखो मान लो कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आज उस कंपनी के जिस बंदे के पास भी, या जिस जिस कंपनी के पास में मोर देन 50% शेयर होंगे उस कंपनी के, वो उसका मालिक होता है। फैसले वो करता है मेनली, क्योंकि फैसले होते हैं वहां पे बैठ के मीटिंग में, और जिसके पास ज्यादा वोट उसका फैसला चलेगा, और ज्यादा वोट किसके पास होंगे? जिसके पास मोर देन 50% शेयर होंगे, हैं। आज ये कंपनी आपकी कंपनी के मोर देन 50% शेयर खरीद लेती है, और आप भी उसके शेयर होल्डर, आज मालिक बदल के, मेरे बच्चे समझ, आज फैसले साजी किसी और के हाथ में चलेगी, और शेयर होल्डर तो आप भी हो, लेकिन अब शायद वो कौन से फैसले करें। सादा अल्फाज में कहता है कि अगर हम किसी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हैं, टेक ओवर करने का मतलब क्या? किसी और कंपनी का हम मोर देन 50% शेयर खरीदने जा रहे हैं, हम पूरे मालिक नहीं बनेंगे, लेकिन उस कंपनी की फैसला साजी हमारे पास आ जाएगी, हमारी एक कंपनी आगे दूसरी कंपनी को खरीद सकती है। ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदने जा रही है, तो मेरे बच्चे और कैसे खरीद सकती है? इस कंपनी के 100 शेयर हैं टोटल, अगर ये 51 शेयर खरीद ले आपकी कंपनी, तो एक्चुअली उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाएगा? आपकी कंपनी। या एक और कंपनी आ गई, कोई और कंपनी आई, वो कंपनी आगे आपकी कंपनी को खरीदना चाह रही है, यानी कि इससे मोर देन 50% शेयर, तो इसका मतलब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपकी किस्मत फिर किस कंपनी के हाथ में चली जाएगी? इस कंपनी में, क्योंकि कल आपकी कंपनी के फैसले ये कंपनी करेगी। कुछ इस तरह के मामला होते हैं बच्चे, ये भी कंसर्न होगा। When shareholder feel that their interests are threatened, they might try to become more actively involved in the company। फिर वो ज्यादा मीटिंगें करेंगे, फिर वो ज्यादा देखेंगे कि डायरेक्टर को रोका जा सके इस तरह के फैसलों से। कहता है कि मेजर शेयर होल्डर कैन डिस्कस देयर कंसर्न विद द कंपनी चेयरमैन एंड अदर सीनियर डायरेक्टर्स। ये चेयरमैन मेरे से कंपनी का नहीं होता, ये बोर्ड का चेयरमैन होता है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब पढ़े होंगे। कंपनी का कोई चेयरमैन नहीं होता, चेयरमैन होता है बोर्ड का। बोर्ड में एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ये डायरेक्टर्स होते हैं। तो लेकिन बोर्ड का जो बड़ा है उसको चेयरमैन कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि जो बोर्ड का बड़ा है, देखो हम इन 8 लोगों को क्या किया था? डायरेक्टर अपॉइंट किया था। इन डायरेक्टर ने अपने में से एक बड़े बंदे को अपॉइंट कर लेना, ताकि जब ये मीटिंग आप करें आपस में, एक बड़ा बंदा, सियाना बंदा हो जो इनकी मीटिंग को रेगुलेट करे। उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब जाहिर बात है वो डायरेक्टर्स का बड़ा है, आप क्या कर सकते हो? उस बंदे से भी बात कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने असेंबली में, नेशनल असेंबली में एमएनएस भेज दी है। एमएनएस ने जब किया, उन्होंने कहा कि हम किस लिए इकट्ठे हुए? वो कहते हैं हम यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स क्या करेंगे, उसमें रेजोल्यूशन पास किया करेंगे। उन्हें जब वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग हुआ करेगी, कौन कैसे वोट करेगा, कौन रेगुलेट करेगा हमारी बातचीत को, वो कहते हैं कोई बड़ा बंदा होना चाहिए, है। उन्होंने क्या किया? अपने में से ही एक सियाने बंदे को स्पीकर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। तो वो सिर्फ वहां पे असेंबली के मामला देखता है और मामला नहीं देखेगा, है। इसी तरह बोर्ड के मामला को देखने के लिए, बिल्कुल जैसा नेशनल असेंबली वाले स्पीकर अपॉइंट कर लेते हैं, उसी तरह बोर्ड के मामला को चलाने के लिए किसको अपॉइंट कर लिया जाता है? चेयरमैन। तो आप शेयर होल्डर करे क्या करेंगे? जाके चेयरमैन साहब से बात करेंगे, ये आप इनमें से सियाने बंदे हो, आप इनको समझाओ क्या करना है क्या नहीं। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन है ही कि हम इनको रिमूव कर दें। A company might have a majority shareholder. A company might have a majority shareholder who owns enough shares in the company that the shareholder is able to control the composition of the board and the decision। इसको अल्फाज को देखिए। एक कंपनी है मेरे ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। इस कंपनी बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स हैं 1000, और कंपनी ए लिमिटेड के पास देखो, इस कंपनी की जो शेयर्स हैं आम जिंदा इंसान भी खरीद सकते हैं और कोई दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है। ये जो ए लिमिटेड है, उसने उस कंपनी के मान लो कि 600 शेयर्स खरीद लिए,
इस कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर हैं मेरे बच्चे, वो डायरेक्टर हैं 10। मुझे बताएं एक डायरेक्टर को कितने वोट आते होंगे? 100 वोट आते होंगे एक डायरेक्टर इन एवरेज, क्योंकि 10 डायरेक्टर हैं, टोटल शेयर कितने हैं? 1000, और 10 डायरेक्टर हैं, इसका मतलब एक डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास इन एवरेज कितने वोट चाहिए? 100। मुझे बताएं इस कंपनी के पास कितने वोट हैं? ए लिमिटेड के पास, उस कंपनी के 600। मैं कह दूं कि इसके 10 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर ए लिमिटेड के हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉइंट होगा, जब ये बी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉइंट होगा, मान लो कि उसमें 10 डायरेक्टर रहेंगे, उस 10 डायरेक्टर में से जो मेजोरिटी डायरेक्टर होंगे 6, वो किसके होंगे? वो ए लिमिटेड। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेजोरिटी डायरेक्टर पॉइंट करने की पावर रखती हो, उसको कहते हैं उस कंपनी के कंट्रोल में, ए लिमिटेड के कंट्रोल में, दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन उसके कंट्रोल में आ गई। कंपोजिशन का मतलब क्या? कि मेजोरिटी डायरेक्टर इसके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर मुंतखब करने की मेजोरिटी पावर किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। तो जिस कंपनी के पास मेजोरिटी डायरेक्टर पॉइंट करने की पावर हो, उसके लफ्ज बोलते हैं कि इस कंपनी के पास उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है। इस कंपनी के कंट्रोल में, ए लिमिटेड के कंट्रोल में, बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब क्या? मेजोरिटी डायरेक्टर पॉइंट करने की पावर। अजीब सी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा ऐसा जब जो किताबें लिख दिया वो तो हमने समझना है। अब मैं ये कहूँ इसको छोड़ के मैं सीधा जाऊँ आगे जाके पहले यही पढ़ाना शुरू कर दूं? हम पहले यहीं पे इतना के समझ लेंगे कि थोड़ी बहुत हमें समझ आ जाए, जब ये पढ़ेंगे टॉपिक उस वक्त इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। क्योंकि मेरी आदत है, मैं चीजों को तरतीब से पढ़ाता हूँ। जो चीज जहां पे आ गई ना, वो वहीं पे समझानी है। ये नहीं कहना कि इसको छोड़ो, पहले आओ मैं यही पढ़ाता हूँ आगे जाके। वो कल बेचारा बच्चा भी पढ़ते वक्त कहीं कहीं कोई टॉपिक ढूंढेगा, कहीं कोई ढूंढेगा। अभी हम यहाँ पे मेहनत कर लेंगे, कोई बाद में आएगा, दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे। सर किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी बेटा, कंपलसरी है। कोई कंपनी बगैर डायरेक्टर्स के नहीं होती। उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि किस कंपनी में कितने कम से कम हो, ज्यादा जितने मर्जी पॉइंट कर ले, लेकिन कोई कंपनी बगैर डायरेक्टर्स के नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे, कोई कंपनी बगैर डायरेक्टर्स के। उसके बाद बच्चा कह रहा है कि लेकिन सर जो प्रेफर्ड शेयर परचेज करते हैं उनको डिविडेंड लाजमी नहीं दिया जाता। और अल्लाह के बंदे, क्यों नहीं दिया जाता है? उनको तो लाजमी दिया जाता है और फिक्स दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है। इसके लिए उनका नाम क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसे शेयर होल्डर जिनको हम फौकियत दिया करते हैं बाकियों पे। तो मेरे बच्चे ये चीजें अभी थोड़ी सी कबल वक्त पूछ रहे हो आप लोग, ये चीजें आगे सारी आनी है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सब कुछ आएगा आगे। क्या कह रहे हैं? अब दोबारा इस लाइन को पढ़ो। A company might have a majority shareholder who owns enough shares in the company that the shareholder is able to control the composition of the board. अच्छा, बात करें कंपनी में कोई मेजर शेयर होल्डर हो सकते हैं। सीएफई का टोटल 1000 शेयर है, और इसमें से आपका नाम क्या बेटा? हुसैन, माशाल्लाह खूबसूरत, और ये अशरा भी इन्हीं से खास तौर पर रेट। तो अच्छा देखिए हुसैन, अच्छा इनके पास इस कंपनी के 600 शेयर्स, तो इंतहाई मेजर शेयर होल्डर। 10 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? ये शेयर होल्डर। अच्छा, लाजमी नहीं कोई कंपनी ही अपॉइंट कर सकती हो, आम शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है। यानी कि जिसके पास भी एक बंदा हो, आम नेचुरल पर्सन हो या कोई कंपनी हो, जिसके पास किसी कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाए, उसको कहते हैं इसके कंट्रोल में क्या है? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन। यानी कि डायरेक्टर कंपोज करना इसके कंट्रोल में। कंपोज क्यों कह रहे हैं? मेजोरिटी इसके हैं। कल वो जो फैसले करेंगे किसके कहने पे करेंगे? इसी के कहने पे। क्योंकि फैसले कहाँ होंगे? मीटिंग में। मीटिंग में फैसले होते हैं बाय मेजोरिटी, जिस साइड पे ज्यादा वोट होते। क्या दोबारा देखो, एक कंपनी माइट हैव ए मेजोरिटी शेयर होल्डर, कहता है कंपनी में हो सकता है हुसैन की तरह का कोई शेयर होल्डर हु ओन्स इनफ शेयर्स, उसके पास इतने मुनासिब शेयर हों इन द कंपनी दैट द शेयर होल्डर इज एबल टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। और के ये हुसैन क्या कर रहा है? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है। एंड द डिसीजन दैट द कंपनी डायरेक्टर्स में, डेफिनेटली मेरे बच्चे, ये 8 डायरेक्टर है ना, ये हमेशा फैसला करेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला के। 8 में से जिस चीज पर 5 मुतफिक होंगे वो फैसला हो जाएगा। हाँ, मेजोरिटी, फैसला बाय मेजोरिटी होता है। मतलब व्हेन देयर इज ए मेजोरिटी शेयर होल्डर, द इंटरेस्ट ऑफ दिस शेयर होल्डर माइट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इसकी इंटरेस्ट डिफरेंट होगी क्योंकि ज्यादा स्टेक है ना, जिसकी ज्यादा स्टेक होगा तो उसकी इंटरेस्ट भी ज्यादा होगी डेफिनेटली मेरे बच्चे। इसलिए कह रहे हैं जो मेजर शेयर होल्डर होगा उसकी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर से।
इन अदर वर्ड्स द मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर माइट बी डिफरेंट स्टेक होल्डर। याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था एक पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। हाँ शाबाश, बिल्कुल 4 मैट्रिक्स थे उसमें, और उसमें हमने एक ऐसे भी डिस्कस किए थे जिनकी इंटरेस्ट हाई हो और पावर लो, ऐसे लोग भी होते हैं। अब देखो आप लोग हो इंतहाई गरीब, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, इस सीएफई के लाखों शेयर्स, लाखों शेयर्स हैं, आप इतने गरीब हो, आपकी जो कुल जमा पूंजी है, अच्छा सीएफई के एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? चलो 10 रुपए कर लो यार, 100 भी ज्यादा होगा, तो इस एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। आपने जिंदगी में कुल जो जमा पूंजी इकट्ठी की है ना, वो 100 रुपया इकट्ठा की। आपकी कुल जायदाद कितनी है? 100 रुपए। आपने उस सोचा कि इस जायदाद से मैं जाके सीएफई के शेयर खरीदता हूं, आपने सीएफई के लाखों शेयर में से 10 शेयर खरीद लिए, लेकिन आपकी कुल जमा पूंजी इस 10 शेयर पे लग गई है। मुझे बताओ कि अब आपकी जो इंटरेस्ट है सीएफई में वो लो है या हाई है? इंतहाई हाई। आपकी तो कुल जमा पूंजी सीएफई में लगी है, लेकिन औकात सिर्फ 10 शेयर है लाखों करोड़ों में से, लेकिन वो मीटिंग में बैठ के कोई औकात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? हाई है। इसलिए कह रहे हैं, कि इन अदर वर्ड्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर माइट बी डिफरेंट स्टेक होल्डर। इसका मतलब आप डिफरेंट स्टेक होल्डर होंगे, ऐसे स्टेक होल्डर जैसे आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? ऐसा स्टेक होल्डर जिसकी इंटरेस्ट हाई पावर लो, और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है इंटरेस्ट भी हाई पावर भी हाई, तो वो इस कैटेगरी में जाके फॉल करते हैं। ये जब आखिर में पढ़ेंगे ना, बिल्कुल आखिर वो टॉपिक, तो वो ये सारी चीजें इंशाल्लाह दोबारा समाप्त हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी इन बातों। मेरे बच्चे, मेरा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद ही ये था, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी काफी बातें हैं। एक्चुअली जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 कैफ के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 4 से 5 कैफ के सब्जेक्ट्स के डिट्टो टॉपिक्स इसके अंदर है, जो वहां पे आएंगे, और मैं आपको कहूंगा बेटा याद होगा आपको, हमने I2B के अंदर ये चीज पढ़ के आए थे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में वापस आ गए। ये मेरा ख्याल है कि मैंने साल से पढ़ाना शुरू किया, 1 साल से आए हुए, तो इसको तकरीबन कोई 2-3-4 साल हो गए, लेकिन पढ़ाना मैंने कोई साल से शुरू किया, यानी कि शायद ये दूसरा सेशन है मेरा। हाँ, लास्ट सेशन से शुरू किया था, ये दूसरा सेशन है मेरा। तो इसमें बस यही मकसद था कि आपको इन चीज़ों को समझाना, और वो बंदा मुश्किल समझा सकेगा जिनको इन सारी चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि कंपनी के मामला, उसके बाद ये मैनेजमेंट के मामला, और लॉ के मामला, ऑडिट के मामला, अकाउंटिंग, क्योंकि मैं खुद भी सीए से रिलेटेड हूँ, इसलिए अकाउंटिंग का मामला भी है। तो सारा चीज़ों को मिक्स करके अल्लाह का शुक्र है, मैं वकील भी हूँ, मैं MBA भी हूँ, MPhil भी हूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपको बताने का फायदा, अगर मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा, मेरी क्वालिफिकेशन जाए बाहर में, तो क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर, उसका पढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, मेरे बच्चे याद रखिएगा। ये एक खास आर्ट होता है, ये आर्ट बड़े बड़े लोग नॉलेजेबल हैं, बड़ा नॉलेज है उनके पास, लेकिन कन्वे नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ़ करें, हमने भी ये सीखा ही है मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके सालों लगाए हैं इसके ऊपर। तो इसलिए ये चीज़ें अगर अभी समझ नहीं भी आ रही, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और समझ, लेकिन कोशिश करनी है जो लाइन मैंने यहाँ पे समझा दी उसको पक्का करके समझ लेना है। कोई फजूल चीज़ नहीं है मेरे बच्चे यहाँ पे, ये आपकी बेस बन रही है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। एम्प्लॉइज, बेटा नेक्स्ट स्टेक होल्डर, हम पढ़ कौन रहे हैं बोला? इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर में सबसे पहले कौन थे? मालिक। क्या मालिकों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया? क्या मालिकों की इंटरेस्ट किस तरह की होगी, वो इंटरेस्ट के बारे में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया। इस तरह के इनके कंसर्न थे, इस तरह की इनकी इंटरेस्ट थी, इसी तरह की बातें वो करेगा। बस आपने हर लाइन को मतलब समझ के, मैंने बार बार बोला, उसको पढ़ लीजिएगा, इससे हट के कुछ नहीं पूछेगा। बेटा उसके बाद एम्प्लॉइज, कहते हैं कि एम्प्लॉइज है डायरेक्ट, ये तो पता नहीं एम्प्लॉय कौन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे हैं, मालिक ना हो, जो उसके लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं कि एम्प्लॉइज हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द कंपनी इन दैट दे अर्न एन इनकम टू सपोर्ट देमसेल्फ अलोंग विद अदर बेनिफिट्स बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। यानी कि वो उन्होंने डेफिनेटली अपना घर बार चलाना है, अपने आप को, अपने खर्चों को चलाना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। और उनका जो बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए, वो दोनों तरह के हो सकते हैं, मॉनिटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। मॉनिटरी लफ्ज ही जाहिर है ऐसी चीज जो पैसे से रिलेटेड हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और नॉन मॉनिटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। अब इंशाल्लाह जब आप कल सीए क्वालिफाई कर लोगे, आप किसी कंपनी में जाके वो करोगे जब, अब जब लफ्ज में मैंने बोला कंपनी, तो याद रखना आपको कोई कंपनी हायर करेगी, कोई बंदा हायर नहीं करेगा वहां पे। जब आप कहेंगे ना मैं फलानी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक्चुअली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कंपनी, क्योंकि कंपनी खुद एक इंसान है। वो आप कल अगर किसी ने पैसे ना दिए, आपकी सैलरी पे ना की, आप केस किस पर करोगे? कंपनी, किसी बंदे पर केस नहीं होता, याद रखिए।
है। अगर आप नेस्ले में काम कर रहे हो तो आप केस किस पर करोगे? नेस्ले पे। किसी बंदे का नाम नहीं होगा बीच में कि फलाना बंदा मेरी सैलरी दे रहा है। वो कह रहा है मैं, मेरा इसमें क्या लेना, तूने मुझसे थोड़ी लेने, तूने तो कंपनी से लेने। वो कहता कंपनी, कंपनी कौन है? तुम चला रहे हो ना उसको। वो कहेगा कंपनी खुद इंसान है, तुझे पता नहीं। तो केस करना है किसके ऊपर करना? कंपनी को। अगर सीएफई कंपनी हो तो कल अगर आपके मान लो कि अगर पैसों का कोई मसला हो तो आप किस पर केस करोगे? सीएफई पे, ना कि किसी बंदे पे। तो कंपनी क्योंकि खुद इंसान होती है, उसकी अपनी शनाख्त, अपना नाम, सब कुछ आपकी तरह। खैर, तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मैं बता रहा था कि जब इंशाल्लाह कल आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे आपको कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेंगे। जैसे मान लो कि छोटा सा बंगला, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, एक छोटी सी गाड़ी, एक छोटा सा घर। लेकिन ये सारे वो हैं जो हाथ से पकड़े। हेलीकॉप्टर होता है ना, छोटा सा हेलीकॉप्टर। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरह के होते हैं मेरे बच्चे, इस तरह की बेनिफिट। मरियम नवाज हो हेलीकॉप्टर पे। तो मतलब भाई अब कुछ करोगे तो कुछ बनोगे ना। तो आप जितने गवर्नमेंट के वजीर हैं कुछ किया तो वहां तक पहुंचे हैं। आज कितनी कितनी गाड़ियां, कितने कितने प्रोटोकॉल। तो आप भी कल कुछ कर लोगे तो इसी तरह घूमो फिरोगे भैया। हैं? खैर वापस आओ। कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉइज मे हैव ए हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरेस्ट। हाँ, बात कर किसी बिजनेस की ऐसी नेचर होती है जो बिजनेस बड़ा खतरनाक किस्म का होता है। जैसे मान लो कि जहाँ जहाँ पे ये आप संगमरमर ला के घर में तो लगा लेते हो, लेकिन जहाँ पे इसकी क्रशिंग हो रही होती है वहां पे वो इसके वो जो जर्रात हैं, वो जो जो वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो इंतहाई पोल्यूटेड होता है। वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं बेचारे, वो सारा दिन इसी में रह रहे हैं। हम तो वहां पे थोड़ी सी देर के लिए जाए, अपने आप को कवर कर लेते हैं। वो बेचारे तो सुबह से शाम तक वहीं पे काम कर रहे होते हैं। हम खुश हो जाए, या जहाँ पे इंतहाई कोई केमिकल नेचर की जो वो हो रहे हो, प्रोसेसेस हो रहे हो हैं, ये आपके साथ पैकेजेस फैक्ट्री ही है। उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, यहाँ पे ये कैंची वाली साइड पे है, वहां पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं बेचारे, उनकी उनकी जिंदगी दुभर हुई होती है। वो बेचारे मुश्किल में बैठे होते हैं कि जिस तरफ की हवा हो, जब उधर को वो जाना शुरू होती है, उसका जो धुआं है, वो लोग बेचारे इंतहाई परेशान होते हैं। मच्छरों के साथ साथ लोग भी तंग हो रहे होते हैं उस धुएं की वजह से। तो कहने का ये मतलब कि उन लोगों के बारे में सोचें जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं बेचारे, कि वो और उनकी तनख्वाहें हाई होती हैं। अच्छा, मजे की बात, इस तरह की कंपनी में बास का मजदूरों की तनख्वाहें बड़ी हाई होती हैं। वो बेचारे अपने घर वालों को पालने के लिए वहां पे काम कर रहे होते हैं अच्छी तनख्वाह पे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कौन कौन सी बीमारियों को भी साथ अपने पाल रहे हैं। लेकिन अपने घर के लिए बेचारे वो सारी इन चीजों को देखते हुए भी अपने घर वालों के लिए कुर्बानियां दे रहे होते हैं। और हमारे घर वाले करते क्या है? तो वो बेचारे करेंगे क्या? अब देखो, इंसान यहाँ पे बाहर ढेरों लगे पड़े हैं, हादसा की बेचारे नजर हो जाते हैं। घर से निकलेंगे, ये सारे काम कर रहे होंगे तो अल्लाह माफ करे वहाँ पे हादसा भी है। वहाँ पे ये जो हमारे मर्द हजरात बेचारे, कहीं फैक्ट्री गिरी है तो अल्लाह माफ करे उसमें मर्द है, कहीं पे कान गिरी है तो वहाँ पे मर्द है। और फिर वहाँ पे रौला यही रहता है मर्द और औरत का। तो ये चीजें ओवरऑल देखी जाए, अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता, चीजें तो सबको एक उनके अपने अपने हकूक हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तबके को खास जानबूझ के उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो खुदा ना खासा उसमें कोई मसले मसाइल हैं। तो सबको अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत पैदा किया। हर कोई बंदा अपने अपने मकसद के लिए ही यहाँ पे कोशिश कर रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी। वापस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, employees may also have a health and safety interest. For example, in the industries of transportation, mining, oil, gas, construction, ये जगह खतरनाक होती हैं, यहाँ पे हादसा भी अक्सर होते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे एक तो ये भी उनका कंसर्न होता है कि हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे खुदा ना खासा हमारी जो जान है और या जो हमारी सेहत है वो भी महफूज रहे। कहते कि firms hire employee to conduct their business operation. Some firms have only a few employees. Others, such as General Motors and IBM, have more than 2 लाख employees spread across the global. यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें लाखों एम्प्लॉइज होती हैं। भाई इनकी एग्जांपल देने की क्या जरूरत थी? तो पीआईए पकड़ ले, है तो यहाँ की स्टील मिल पकड़ ले, बिजनेस तबाह हो गए, एम्प्लॉय अन्य बाहर है क्योंकि सियासी बिनादों पे भर्ती किए हुए इनके अंदर। खैर, कहते कि एम्प्लॉइज आर ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेक होल्डर। ठीक हो गया। कहते कंपनीज इन्वेस्ट ए ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो मेरे बच्चे, आपको पता है कि जब लोगों को हायर किया जाता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। लोगों की हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, रिटायरिंग, इसके ऊपर एक पूरा प्रोसेस होता है। हम आंखें बंद करके किसी भी बंदे को हायर नहीं कर लेते, बल्कि मेरे बच्चे उसको हायर करने के एक प्रोसेस से गुजार के, ताकि एक काबिल बंदे को हायर, जैसे कल इंशाल्लाह जब आप कैफ क्वालिफाई कर लोगे तो फर्म के लिए अप्लाई करोगे। आप फर्म के लिए जब अप्लाई करोगे वहां पे लाइनें लगी होंगी। जब लाइनें लगी होंगी तो उन्होंने उसमें से वही हायर करना है जो उनको, जाहिर बात है कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अब दूसरे नंबर पर मेरे बच्चे रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। वो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके बातचीत करने के मामला, अच्छा देखो फर्म मिल जाती है वो उसका रौला ही को नहीं है। और फर्म में फिर आप बहुत कुछ सीख लेते हैं आगे जो प्रैक्टिकल, और फिर आगे आगे कुछ जगहों पे आपको उस तरह की चीजें चाहिए, एक बंदे को काम चाहिए।
ये तो हो ही नहीं सकता कि आप सीए की ओला फिर नौकरी के किसी उस पर आप डिपेंडेंट हो, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर मैंने ताकि वो कवर करने में अभी मैं डरा दूं, कल फिर लाइनें लगी होंगी इंडक्शन के लिए लाए। इन्होंने तो कहा था इंडक्शन मिल जाती, वो डिपेंड कर रहा था फर्म किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब वो 4 फर्में हैं, उसके लिए तो लाइनें लगी होती हैं, बाकी फर्म में बेचारे खुद लाइनों में लगे होते हैं, हमें बंदे दे दो वो उनके आप लाइनों में लगे होते हैं। वो फर्में आगे कह रही थी इधर आ जाए यार, कहता ना ना इधर ट्राई करने दे अभी मुझे, अगर इन्होंने ना रखा फिर मैं तेरे बारे में सोचूंगा। गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देन रिटेन देम बाय ऑफरिंग कंपेटिटिव बेनिफिट्स एज इन इंसेंटिव। यानी कि जब उनको अच्छा बंदा मिल जाए फिर उसको रिटेन भी रखते हैं। और रिटेन कैसे रखेंगे, उसको कंपेटिटिव बेनिफिट देके, ऐसा बेनिफिट जो उसके कंपेटिटर ना दे रहे हो उसको। अगर उसको उसको जो बेनिफिट मिल रहा हो वो उसके कंपेटिटर से, जैसे हमारे पास कोई टीचर हो है वो यहाँ पे पढ़ा रहा हो है, सीएफई के कंपेटिटर उस टीचर को ज्यादा पैसे देकर यहाँ से ले जाए, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर वो वहां पे मूव करके चला गया, इस तरह की चीजों में हम उसको कंपेटिटिव बेनिफिट दे ही नहीं रहे। इतना बेनिफिट देना है कि कोई कंपेटिटर उसको लेके जा ही ना सके। इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको कंपेटिटिव बेनिफिट दे रहे हो, वो बेनिफिट जो उसका कंपेटिटर के पास जाए उसको ना मिले। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर लोग होते हैं वो इज्जत होती है मेरे बच्चे, रेस्पेक्ट होती है। ये यहाँ पे बहुत कम है इस लाइन के अंदर। है ये प्रोफेशनल्स का इदारा है, लेकिन यहाँ पे खुदा ना खासा टीचर्स की भी कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ पे मालिक होता है, मालिक खुद पढ़ा रहा होता है, और मालिक जो खुद पढ़ा रहा होता है, बड़े बड़े काबिल लोग आते हैं, उन लोगों को आगे नहीं आने देते। जब बैचेस बन रहे होंगे उन लोगों को बैचेस ही नहीं देते, ताकि ये ना हो कि ये बच्चे देखो, जहाँ पे बच्चे टीचर के साथ अटैच होते हैं, और फिर जब वो टीचर को तंग करेंगे, इस तरह के मामला, टीचर जब मूव करता है कॉलेज से तो बच्चे भी साथ ही मूव कर जाते हैं, तो इस तरह के मामला होते हैं। खैर कहता है कि एम्प्लॉइज आल्सो मेक द decision to work for a company after careful thought as they are directly affected by the business, its policies and its success or failure. डेफिनेटली मेरे बच्चे कहता है कि एम्प्लॉई आल्सो टेक ए डिसीजन, वो बड़े सोच समझ के फैसला करता है मैंने किस कंपनी में काम करना है, क्योंकि अगर वो कंपनी कामयाब होगी तो उसको कामयाबी मिलेगी, अगर वो कंपनी ही डूब रही होगी तो वो भी डूबेगा साथ। और साथ मेरे बच्चे एज दे आर डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द बिजनेस, यानी कि पहले तो इस बिजनेस में मैं काम करता हूँ, इस बिजनेस में मेरा आगे करियर भी बनेगा है, कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे पैसा तो ज्यादा मिल रहा होता है, करियर नहीं होती। तो मेरे बच्चे जैसे आप लोगों को उस दिन, मेरा ख्याल आप लोग थे ना यहाँ पे जब प्रेसिडेंट साहब आए थे, हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 22,000 कुछ आपको पे कर रहे हैं, लेकिन ये देखो कि जब आप ये कर लोगे आप किस किस जगह पे जा रहे हैं, वहां कहाँ कहाँ पे जाके आप ऑडिट कर रहे हो, जिन कंपनीज में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा वहां पे आप चौधरी बन के जा रहे हो, हैं, जैसे पुलिस जा रही है वहां पे ऐसे छापे मार रहे हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे आप ये देखें, जैसे ही आपका इंशाल्लाह ये वो कंप्लीट होगा टेन्योर आपका उसका ट्रेनिंग का, तो उसके बाद आपको उसको जो बेनिफिट मिलेगा उसका, वो ट्रेनिंग से जो आपने सीखा होगा है, वो है जो बेनिफिट, जिसके लिए आपने कम तनख्वाह के ऊपर भी बड़ा दिल लगा के काम किया, क्योंकि आपको पता है कि कल इसका फायदा बहुत बड़ा होगा, आपका करियर बनना है वहां के अंदर। लेकिन अगर आप कहीं पे पैसे ज्यादा मिल रहे हो इंडस्ट्री में, मजे की बात, यहाँ पे इंडस्ट्री में अगर आपने स्टाइपेंड ही ज्यादा कमाना है, अल्लाह माफ करे मैं कम स्टाइपेंड, ये नहीं कि मैं उस कम स्टाइपेंड की फेवर में हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिक्कतें होती है, देख वो फलाना टीचर वो हमारे हुकूक के खिलाफ है, उसने कहा है कि स्टाइपेंड कम ही ठीक है, यहाँ पे ये भी तो स्यापे हैं। मैं कम स्टाइपेंड के खिलाफ नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह माफ करे, हाँ कम स्टाइपेंड के मैं खिलाफ हूँ। ये चीजें बड़ी सोच समझ के कहनी भैया, मैं कम स्टाइपेंड के खिलाफ हूँ, वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब इंडस्ट्री में स्टाइपेंड ज्यादा है, वो 45 से 55-60 हज़ार पे कर रही है। आप कैफ पास करो, हिम्मत करो, इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर कैफ पास करो, 40-45 हज़ार सुकून से कमा लो, लेकिन वहां पे करियर नहीं, वहां पे बच्चे को पता है कि मैं यहाँ से वो करूंगा आर्टिकल कंप्लीट, तो कल मैं क्या करूंगा, एक मान लो कि एक इंडस्ट्री में मैंने एज ए एम्प्लॉई, मेरे साथ बीकॉम भी बैठा हुआ था, मेरे साथ एमकॉम भी बैठा हुआ था है, मैंने वहां पे बैठ के बस कागजों में काम किया है। वो जो ऑडिट करते हैं कहीं पे जाके टैक्स के मामले, वो तो मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ये मैंने तो कंपनी का काम देखा है, मैंने तरह तरह की कंपनीज का काम नहीं देखा, और फिर उसमें गलतियां नहीं ढूंढी। मैं तो यहाँ पे इस चक्कर में बैठा रहा कि मैं कोई गलती ना कर दूं, है मैं किसी की गलती को ढूंढने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। और बीइंग ऑडिटर आप क्या कर रहे होंगे, आप लोगों की गलतियां ढूंढ रहे होंगे। तो मेरे बच्चे उस बंदे की और इस बंदे की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये आई के आपने कर तो दिया, लेकिन उसमें कोई करियर नहीं, याद रखिएगा, अल्लाह माफ करें, उसमें क्वालिफिकेशन भी हो, तो मेरे बच्चे उसके बावजूद एक बंदे ने शायद उसको सीखने के लिए मजीद इंडस्ट्री में आके या फर्म में जाके उसको कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको फर्म ओपन करने से मना कर दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो भी है, उसको कहा कि आपको इतने साल आप उसके बाद भी फर्म में लगाओगे तो आप कर सकते हो, फर्म ओपन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि फर्म ओपन करने वाली सलाहियत पैदा होती नहीं उसके अंदर। खैर इस तरह के ये भी फैक्टर है। चले मेरे बच्चे, इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो कर लो मेरे बच्चे।